नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तैयारी विद राहुल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स और उसमें हमारा टॉपिक होगा संख्या पद्धति। दोस्तों, ये संख्या पद्धति जो है ना, इसको हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे पहली चीज़, संख्या क्या होता है? दोस्तों, संख्या एक गणितीय वस्तुएं होती हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं जानने के लिए, नापने के लिए या मापने के लिए। जैसे कि 2, 4, 6, 8 मीटर के लिए, किलोमीटर के लिए या रुपए के लिए। ठीक है, जैसे 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये। क्या कोई चीज़ 2 मीटर की है, मतलब मापने के लिए, जानने के लिए और नामकरण के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? संख्या हो गया। आखिर संख्या क्या है? एक चीज़ होता है संख्या रेखा। देखिए, इसको हम थोड़ा बताएंगे आपको, जो कि -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक आती है। इसमें -2, -1, 0, 1, 2 ये भी होता है इसमें। ठीक है, तो 0 से जो संख्या नेगेटिव में, जैसे नेगेटिव मान लीजिए -1 है, तो संख्या क्या होगी? नेगेटिव -2 से बड़ी होगी। यानी कि ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ -29 और यहाँ लिखता हूँ -1, तो -1 क्या होगा? ये बड़ा संख्या होगा। क्यों? क्योंकि ऋण लगा है यहाँ पे, और ऋण में जो इतना छोटा होगा उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं दोस्तों, जिसका जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पहला चीज़ क्या है? प्राकृत संख्या। जो प्राकृत संख्या है दोस्तों ना, ये संख्याएं 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। 1, 2, 3 एंड सो ऑन, अनंत तक जाती है ये संख्या। अब इसमें आप एक चीज़ जानते होंगे कि 0 को हमने नहीं लिया है। 0 को ना लेने के पीछे एक कारण है। वो कारण ये है ना कि 0 खोजा गया है। और प्राकृत का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो नेचर में हो, नेचर में डेवलप हो। लेकिन 0 क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ उसका, उसको खोजा गया है। किसने खोजा 0 को? आर्यभट्ट ने खोजा है। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्या हो गया। इसके बाद हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या में दोस्तों हम ना 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, 0 से लेके अनंत तक। इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर भी कहते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग। ठीक है, तीसरा टर्म आता है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक जो है ना, इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक में हम -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ले लेते हैं। जो भी इसमें संख्या आता है वो पूर्णांक हो जाता है हमारा। जैसे कि -इन्फिनिटी, -4। और लेकिन एक चीज़ और है कि ये संख्या रेखा पे निरूपित की जाती हैं। संख्या रेखा मैंने आपको बताया था कि क्या है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, फिर हमारा है सम संख्या। सम संख्या एक ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि 2 से डिवाइड होती हैं। 2 से जो संख्या डिवाइड हो जाए क्या है? वो सम संख्या है। और जो ना हो क्या है? विषम संख्या है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए मैं लिखता हूँ 4, 6, 8, 10। ये जितनी संख्या है ना दोस्तों, ये 2 से भाज्य होती हैं। इसका आप 2 से भाग करेंगे तो ये भाग हो जाएगा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा? ये सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या। जो विषम संख्या होता है वो वैसी संख्या होती हैं जिसका मान लीजिए हम 2 से भाग कर रहे हैं, वो 2 से भाग क्या होगा? नहीं होगा विषम संख्या में। जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे 3,
5, 7, तो इन संख्याओं में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं दोस्तों वो संख्याएं होती हैं जिसका गुणनखंड, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16, तो 16 है ना, इसका एक के अलावा भी गुणनखंड है। कौन कौन से? 2 और 8, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त भी अन्य गुणनखंड होते हैं, वो क्या होता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 भी अगर 2 से भाग करेंगे आप 16 में तो भाग हो जाएगा, 8 से करेंगे तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। दूसरी संख्या देखते हैं हम लोग, 14 है, 2 से करेंगे तो भी होगा और 7 से करेंगे तो भी हो जाएगा भाग। तो ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर है अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि अपने अतिरिक्त या एक के अतिरिक्त, एक या अपने स्वयं संख्या से, मान लीजिए मैं संख्या लिखता हूँ यहाँ पे 17, तो 17 जो है ना, या तो 17 से डिवाइड होगा या तो 1 से होगा, इसके अतिरिक्त इसका और कोई गुणनखंड नहीं है, तो क्या होगा, ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है। फिर दोस्तों बात आती है सह अभाज्य संख्याओं की। ये जो सह अभाज्य संख्याएं होती है ना, ये वो संख्याओं का समूह होता है जिसका HCF यानी कि महत्तम समापरिवर्त्य 1 होता है। और मैंने आपको बताया था ना कि महत्तम समापरिवर्त्य क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप मेरा पिछला वीडियो देखिए अगर नहीं देखे हैं तो, उसमें मैंने बताया है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैं संख्या लिखता हूँ यहाँ पे 19 और 17, इनका HCF जो है ना, इनका HCF क्या होगा, 1 ही होगा, सिर्फ 1 होगा, तो ये क्या होगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर या तो मैं 23 लूँ, 19 लूँ, ये समूह है दो संख्याओं का, लेकिन क्या है, इनका HCF 1 आ रहा है, ये सह अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है। फिर है वास्तविक संख्या। दोस्तों कोई भी संख्या हो, रूट में हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई भी संख्या जो इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर पाते हैं, वो हमारी वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। और दोस्तों वास्तविक संख्याएं जो है ना, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक हमारा परिमेय हो गया, दूसरा है अपरिमेय। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं हम कि आखिर परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों जो परिमेय संख्या होती है ना, ये कोई भी संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि संख्या क्या हो सकती है, 4/5। एक चीज़ और है कि ये जो Q है ना, Q ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 4/0 नहीं हो सकता है। ये अगर आएगा तो नॉटिफाई नहीं आएगा। ठीक है। तो ये जो है दोस्तों 4/5 हो गया, 4/1 हो गया। ठीक है। अंश हर आपको मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में, ये वही चीज़ है। तो 4/1 आ गया, 8/9, ये सब क्या है, ये परिमेय संख्याएं। ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं की। ये जो अपरिमेय संख्याएं दोस्तों, इसको हम लोग इंग्लिश में इरेशनल नंबर भी बोलते हैं और परिमेय को रेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो अपरिमेय संख्या है ना, ये रूट में होती हैं संख्याएं, रूट में होगी चाहे दशमलव में होती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे √3, √5, √7, तो ये जो संख्याएं हैं दोस्तों ना, ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ √4, √9, तो ये आपको पता होगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि √4 और √9 जो है ये एक पूर्ण वर्ग है।
और जो पूर्ण वर्ग होता है वो अपरिमेय संख्या नहीं होता। यानी क्या है, 4 का वैल्यू हमें पता होता है 2 होता है, 3 का क्या होता है 9 का 3 होता है, ठीक है। और हम लोग इसके नीचे अगर 1 लिखते हैं तो ये क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या हो गई, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। तो कभी भी जो पूर्ण वर्ग होता है ना वो परिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम जानेंगे इसके बाद, ये मूलभूत चीज़ें थी जिसका बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना जरूरी था। अब जानेंगे हम संख्याएं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोई संख्या लिखता हूँ 4 5 3 2 8, ठीक है। तो इसमें एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। तो जातीय मान जो होता है ना वो संख्या खुद ही होती है। मान लीजिए कि इसमें सवाल आया कि 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आए स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए ये इकाई है, ये दहाई है। हम लोग कहीं भी दाएं तरफ से लेके चलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब मान लीजिए जातीय मान को ही बोले, 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान क्या है, 2 हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कि आपसे बोल रहा है कि 3 का स्थानीय मान बताइए, 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है वो, 3 का स्थानीय मान। अब देखिए 3 है, ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसका मतलब क्या है, 100, यानी कि 300, ठीक है। मान लीजिए 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, पाँच का स्थानीय मान पूछ रहा है मान लीजिए, तो 5 किस पे है, ये 1000 पे है, तो यानी कि ये 1000, ठीक है। 5000 ये हमारा स्थानीय मान और जातीय मान होता है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कि आखिर जो संख्याएं हैं ना वो भाज्य कैसे होती हैं, उसका भाग। मान लीजिए आपके सवाल में किसी परीक्षा में बहुत बड़े बड़े अंकों में आते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 49, ये कैसे भाग होगा, तो सिंपल सी बात है 7 से भाग हो जाएगा, 49 है तो। लेकिन क्या होता है कि आप प्रश्न जब करते हैं और जब बड़े बड़े सवाल, मान लीजिए मैं लिखता हूँ पे 4 3 2 0, ये भाग होगा कि नहीं होगा 2 से, 3 से भाग होगा कि नहीं, या ये भाग होगा कि नहीं, ये सब चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ना, तो उसको दूर करने के लिए आपको मैं कुछ बताऊंगा जो तरीका होगा, उससे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे सवालों को। देखिए कैसे करते हैं। पहले लिखेंगे कि 2 से विभाजित होने के नियम। पहले विभाजन का नियम यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, जैसे मान लीजिए जो कोई संख्या है ना उसके अगर पीछे, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2 3 4 0, ठीक है। तो इसके पीछे में क्या है,
जीरो है, ये संख्या डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो 2 से विभाजित होने के नियम में जान लीजिए, जिस किसी संख्या का इकाई अंक, अब मैंने आपको बताया था इकाई अंक क्या होता है इससे पहले वाले सवाल में, तो जिस किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या होगा, 2 से कन्फर्म डिवाइड होगा। ठीक है, फिर है 3 से विभाजित होने का नियम। अब 3 से विभाजित होने का नियम जो है ना दोस्तों, मान लीजिए मैं संख्या लिखता हूँ 27, या मैं लिखता हूँ 9 9 9। ठीक है, तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, संख्याओं का योगफल 3 से भाग हो जाए। जैसे मान लीजिए लिखता हूँ यहाँ पे 7, 2 + 7 कितना हुआ, 9 हुआ। 9 क्या 3 से भाग हो पाता है, क्या होता है, तो यानी कि 27 भी क्या होगा, 3 से भाग होगा। अब यहाँ देखते हैं 9 + 9 + 9, 9 9 18 और 9 27। 27 क्या 3 से भाग होता है, होता है। ठीक है, तो 999 भी क्या होगा, 3 से भाग हो जाएगा। तो आपको कॉम्प्लिकेशंस 999 है, चाहे 1200 123 है, तो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और जब इसको आप जान जाएंगे तो क्या होगा, आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, फिर है 4 से विभाजित होने का नियम। अब 4 से संख्याएं विभाजित होने की बात हो रही है, तो दोस्तों जब संख्याएं 4 से विभाजित होने की बात आ रही है, तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8 3 2, 832 लिखा हूँ मैं, इसका इकाई अंक और दहाई अंक अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये संख्या क्या होगी, कितनी भी बड़ी हो आगे, ये संख्या डेफिनेटली 4 से डिवाइड होगी। जैसे देख लेते हैं 832 है ना, 4 दूना 8, कट गया है 3 2 4 208। अब 3 क्या था, 3 में भाग हो नहीं पाता 4 से, तो हमने 0 लिखा, फिर 2 उतार लिया, फिर 8 बार में 32, कट गया। क्या है ये, ठीक वैसे ही है। जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे 28 लिखता हूँ, इसको डिवाइड करते 4 से, 12328, 4 3 12, कट गया। 3 लिखे हम तो फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमको यहाँ पे उतारना पड़ेगा। फिर 2 लिखते हैं, 32, ये कट गया। 8 उतारे हमने 8 उतार लिया, तो क्या होगा, 4 दूनी 8। अब दोस्तों 4/32 हो गया, कट गया है। फिर क्या बचा, 8, 4 दूना 8। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि इकाई और दहाई अंक जो है ना, ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। फिर क्या है, वो संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, फिर देखते हैं 5 से विभाजित होने का नियम। दोस्तों कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, अगर किसी भी संख्या का इकाई या दहाई अंक या तो 0 या तो 5 हो ना, तो संख्या
5 से क्या होती है, डिवाइड होती ही होती है। जैसे कि 125, 12, 320, ये संख्या भाग कर रहे हैं 5 से डिवाइड हो ही जाएगी। ठीक है, जैसे कि 125 है ना, 5 दूना 10, 2 5, 25 हो गया। तो ये 5 से विभाजित होने का नियम है कि जिसका इकाई अंक क्या होता है 125 में, इकाई अंक ये वाला है। ठीक है, इकाई अंक क्या हो, डिवाइड हो जाए 5 से, तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। इकाई अंक क्या हो, 0 और 5 हो, ये होना चाहिए 5 वाले में। फिर है 7 से विभाजित होने का नियम। अब 7 वाला जो है ना, थोड़ा सा समझने के लिए वो बहुत आपके लिए ज़रूरी होगा। देखिए, जैसे कि मैं लिखता हूँ 8 2, मैं यहाँ पे लिखा हूँ 882। ठीक है, अब देखिए इकाई अंक क्या है, ये है। 7 से विभाजित होने के लिए कहा जाता है कि यहाँ जो भी संख्या हो, जैसे 88 है, इसमें से हम क्या करते हैं, इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक क्या है 2 है, इसका 2 गुना घटाते हैं इन संख्याओं से, यानी कि 88 - 4 84। क्या 84 7 से डिवाइड होता है? जब 84 7 से डिवाइड होगा ना, तो ये क्या होगा, अपने आप ही वो चीज़ होगा। एक ही और हम देख लेते हैं किसी संख्या को। मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग सत्यापित करते हैं। मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पे 56, रुकिए 78 7 है, 7 8 56, 749 और 5 54। ठीक है, 546 है, 5 4 6। इकाई अंक क्या है, ये है 54। ठीक है, माइनस 6 को 2 से गुना करेंगे, 54 - 12 कितना होगा, 42। 42 का होगा 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये डिवाइड होगा 7 से 546 भी। तो यही है कि जिसको अगर आप याद कर लेंगे, जिसको आप समझ लेंगे ना, तो आपको सवाल करने में क्या होगा, बहुत आसानी होगी। फिर देखिए 8 से विभाजित होने का नियम। दोस्तों 8 से विभाजित होने का नियम में ना एक बहुत अहम चीज़ है कि इसका इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक जो है ना, ये क्या हो, 8 से डिवाइड हो। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 512। ठीक है, 512 लिखता हूँ मैं। क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों डिजिट वाला जो अंक है ना, ये क्या हो, 8 से जब डिवाइड होगा ना, तब ये विभाजित होगा कोई संख्या। इसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैथमेटिक्स में हमने ये जानने का प्रयास किया कि कोई संख्या कैसे विभाजित हो पाती है, और मैंने आपको नंबर सिस्टम शुरू भी करा दिया है। और हम लोग धीरे धीरे आप देखें कि निरंतर हम लोग बढ़ते जाएंगे।
और आपके लिए गणित और आसान होता जाएगा। तो दोस्तों, आपने अब तक तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं अपने वीडियोस को डालने वाला हूँ।